नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ कैसे बनती है कविता। और इसका 3 भाग बच्चों मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसमें हम भाग 4 लेकर के उपस्थित हुए हैं और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कविता के जो मुख्य घटक हैं उसके बारे में। तो इस तरह से बच्चों इसमें आप देखेंगे कि कविता के अन्य तत्व भी होते हैं, जैसे हमने अभी इसमें बताया था आपको कि उसमें चित्र भाषा कैसी होनी चाहिए, बिंब होने चाहिए और दूसरा जो है इसमें छंद होने चाहिए। इसके अलावा कविता के अन्य भी तत्व हैं, जैसे परिवेश के साथ साथ कविता के सभी घटक भाव तत्वों से परिचालित होते हैं। कवि की वैयक्तिक सोच, दृष्टि और दुनिया को देखने का नज़रिया कविता के भाव संपदा बनती है और उसकी इस वैयक्तिकता में सामाजिकता मिली होती है। इसका उदाहरण है निराला जी की सरोज स्मृति, जिसमें घनघोर निजता और उतनी ही सामाजिकता देखने को मिलती है। कवि ने इसका निर्वाह कविता में किया है। भाषा के साथ कवि का यह बर्ताव ही कविता कहलाती है। इन्हीं तत्वों को उजागर करने वाली आंतरिक क्षमता का नाम प्रतिभा है, जिसे हम दुनिया के महान कवियों में पाते हैं। तो बच्चों, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम कविता की रचना तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर से वैसे भाव उत्पन्न न हो। जब तक हम संवेदन युक्त नहीं होंगे तब तक हम कविता की रचना कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ है कविता के कुछ प्रमुख घटक। बच्चों, कविता में कौन कौन से प्रमुख घटक होने चाहिए वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप भी इसको ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। कविता के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है, कविता भाषा में होती है, अतः भाषा का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। भाई, कविता की रचना आप करने जा रहे हैं और आपको भाषा का ज्ञान ही नहीं है, शब्दों का आप चयन ही नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह से आप कविता भी नहीं रच पाएंगे। इसलिए कविता भाषा में होती है तो भाषा का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा शब्दों से बनती है, शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। भाषा प्रचलित एवं सहज होकर इसकी संरचना ऐसी होगी यह पाठक को नहीं लगे। उसकी संरचना ऐसी होनी चाहिए कि यह पाठक को नहीं लगे। कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए चिन्हों का, जैसे संबोधन चिन्ह है, फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम यानी कि डैश लगा हुआ है, तो ये सब चिन्ह जो हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में हिंदी को पढ़ना, कविता को पढ़ना और लिखना अगर शुद्ध तरीके से आप चाहें तो उसके लिए आपको परिश्रम भी अधिक करना होगा। इसलिए क्योंकि इसका एक अपना जो है स्थान होता है कि अगर कॉमा लगा है तो वहाँ हमें रुकना है, यति है, गति है, आरोह अवरोह, संबोधन, ये सब चीज़ों का जब हमें इन चिन्हों का ज्ञान होगा तभी हम अच्छे से कविता में इसको सही जगह रख पाएंगे और तभी हम उसका उच्चारण भी सही ढंग से कर पाएंगे, जिससे उसमें निहित भाव जो है वो सही ढंग से पढ़ने वाले को, सुनने वाले को प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे ये बताया गया कि इसके जो घटक हैं, जो तत्व हैं, उनमें ये भी होना आवश्यक है। यहाँ तक कि 2 पंक्तियों के बीच का जो खाली स्थान होता है वह भी कुछ न कुछ कह रहा होता है। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणालियाँ होती हैं उन्हें शैली कहा जाता है। इसलिए विभिन्न शैलियों का ज्ञान भी जरूरी है। कवि को छंद के अनुशासन की जानकारी आवश्यक है। जैसे हमने अभी पढ़ा है तो छंद उसमें होना आवश्यक है। इसके बिना आंतरिक लय का निर्वाह संभव नहीं है। छंदबद्ध कविता के लिए बुनियादी जानकारी आवश्यक है ही। मुक्त छंद कविता लिखने के लिए भी इसका ज्ञान आवश्यक है। कविता समय विशेष की उपज होती है। इसका स्वरूप समाज के साथ साथ बदलता रहता है, अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की ठीक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्यक है। तो इस तरह बच्चों देखेंगे आप कि छंद का भी आवश्यक ज्ञान होना चाहिए और कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना और कभी कभी 2 शब्दों या 2 वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ देना कवि की ताकत बन जाती है। अर्थात कई बार आप देखते हैं ना, कहते हैं ना, कम बात में अधिक भाव को समझा देना, तो ये कुछ कवियों की विशेषता होती है। कविता की रचना के लिए चीज़ों को देखने की नवी दृष्टि या नए को पहचानने और प्रस्तुत करने की कला को भारतीय विचारकों ने प्रतिभा कहा है। इसके बिना काव्य लेखन संभव नहीं होता है।
यह प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है जो हर व्यक्ति में किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। तो बच्चों कहते हैं ना कि कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, बहुत अच्छी कविताएं कर लेते हैं, तो यह प्रकृति प्रदत्त भी होती है। कुछ लोग किसी किसी क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रवीण होते हैं। कविता के लिए शब्दों का चयन, उसका गठन और भावानुसार लयात्मक अनुशासन वे तत्व हैं जो जीवन के अनुशासन के लिए जरूरी हैं। भाषा सीखने में तो मददगार है ही, कविता की यह कुछ विशेषताएं हैं जो कविता रचना भले न सिखाए लेकिन उन्हें जानना और कविता को रचना तथा उसके भाव को समझकर आनंद प्राप्त करना सिखा ही देती है। साथ ही शब्दों की दुनिया में प्रवेश, उनसे खेलना विद्यार्थी की रचनात्मक शक्ति और ऊर्जा को बाहर लाने में अद्भुत भूमिका निभा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें यह बताया गया है कि बेशक हम बहुत अच्छी कविताएं न लिख पाएँ, लेकिन कम से कम हम उसको, अगर हम सही ढंग से उसके बारे में जानते हैं कि कविता कैसे बनती है और उसके बारे में हमें थोड़ा भी ज्ञान हो जाए, तो कम से कम हम उस कविता को पढ़ना और उसके भावों को समझना और उसका आनंद हम फिर प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, अभ्यास प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। कविता में बिंबों का भी विशिष्ट महत्व है। प्राकृतिक दृश्यों को सजीव एवं चेतन बिंब के रूप में प्रस्तुत करने की शैली को मानवीकरण कहते हैं। जैसे बीती विभावरी रागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। तो ये मानवीकरण के उदाहरण हैं। एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, ऐसे ही 5 उदाहरण देते हुए उनका कविता का पोस्टर तैयार करके अपनी फाइल में आपको लगाना है। तो इस तरह बच्चों ये आपका पाठ जो है वो पूरा हो गया। धन्यवाद।